हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अमित यूनिक क्लासेस में। मेरा नाम अभिमन्यु कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बोर्ड एग्जाम की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर्स में बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे जाते हैं। लेकिन आप सभी लोग मेरे इस लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चनों का जवाब आप लोग को चुटकियों में मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप बैठिएगा तो कोई भी क्वेश्चंस को आप इजी वे में जवाब दे सकते हैं, बशर्ते कब, जब मेरे प्रीवियस यानी आज का लेक्चर्स का देखिएगा तब। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो जो पहले वीडियो जो अपलोड हो चुका था वह इंट्रोडक्शंस का था, और उसके बाद सेकेंड लेक्चर्स आप लोग का समक्ष मैप का अपलोड किए। उसके बाद थर्ड लेक्चर्स आज के डेट में अपलोड होने वाला है, जो कि आप लोग को समक्ष रहेगा। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला यानी थर्ड लेक्चर्स। इसमें हम यहाँ से आपको पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा एप्रोक्स लेवल यानी हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को लाइक भी करना ना भूले और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं सब यानी विद्युत बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया है बाबू। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है यानी विद्युत जो होता है, और विद्युत टॉपिक्स को हम लोग दो भागों में बांटे हुए हैं। पहला होता है बाबू विद्युत स्थिर वैद्युतिकी, यानी स्थिर वैद्युतिकी को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है विद्युत चालन, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। अगर बात हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, तो फर्स्ट ब्रांच यानी क्लास 12 का पहला ब्रांच है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्थिर वैद्युतिकी के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। सिंपल से एक सुंदर सा तनहा आवेश लाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, और इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कौन कौन सी फेनोमेनाएं उत्पन्न हो रही है। तो पहला तो आवेश है, तो इसके अंदर क्षेत्र भी बनेगा। तो यहां से आपका पहला चैप्टर बन जाता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो कि 12th का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रो माने होता है इलेक्ट्रॉन होता है, स्टैटिक्स माने होता है रेस्ट या विराम। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो भागों में हम बांटेंगे, तो पहला होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो माने जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, स्टैटिक्स माने होता है रेस्ट या विराम होता है। इलेक्ट्रो माने किसी वस्तु का जो आवेश, जैसे हम बात करते हैं स्थिर आवेश का अध्ययन, इसमें क्या करते हैं, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो भागों में बांटते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स माने रेस्ट या विराम, जिसमें स्थिर आवेशों के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्थिर आवेशों के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत क्लास 12th का दो टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक होता है इस विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा होता है विद्युत धारिता एवं संधारित्र। क्लियर हो गया। यह चार्ज दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज को देखते यानी मोबाइल, लैपटॉप, सीडी, टीवी, कंप्यूटर, ये सारी चीज चलती है तो ये ओनली फॉर चार्ज के कारण ही चलती है। अगर इस संसार में चार्ज का निर्माण नहीं हुआ रहता तो जितना भी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सीडी, टीवी, ये सारी फेनोमेनाएं को हम इंजॉय लेते हैं, ले शायद नहीं ले पाते, लेकिन एक्चुअली में लेते हैं तो ओनली फॉर चार्ज के कारण। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में जो चार्ज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, चार्ज का एक इंपॉर्टेंस रोल होता है। क्लियर हो गया। अगर स्थिर आवेशों के बारे में हम पढ़ेंगे तो वह जो होता है ब्रांच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, यानी स्थिर वैद्युतिकी होता है।
और यहाँ पे करंट को यानी विद्युत चालन यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें करंट को यानी इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इसमें से यानी करंट को दौड़ाया जाता है तो दौड़ाया जाएगा तो उसमें गति उत्पन्न होती है। तो इसमें जो होता है गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। इसमें करंट को रुका हुआ अध्ययन करते हैं यानी रुका हुआ स्टेबल पॉइंट पर अध्ययन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में करंट को क्या किया जाता है बाबू? दौड़ाया जाता है। यानी कहने का सेंस यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा भाग है आपका इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में इलेक्ट्रॉन को विराम में अध्ययन किया जाता है और दूसरा ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाता है। क्लियर हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन को दौड़ाया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन को रेस्ट या विराम में अध्ययन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए सब चार्ज है, चार्ज को तो हम टच नहीं कर सकते हैं, करंट को भी टच नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी फेनोमेना हो रहा है ये चार्ज के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, जो कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत दो चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि पहला चैप्टर निकल के आता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। अब विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी एंड कैपेसिटर्स। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे इसमें हम पहला चैप्टर के बारे में हम आप लोग को आज के लेक्चर में पहला चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आवेश शब्द का नाम सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। थेल्स नामक वैज्ञानिक ने 600 ईस्वी पूर्व में खोजा गया था आवेश को, जो कि एम्बर नामक पदार्थ को जब रगड़ा गया तो देखा गया कि उसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो उसके संदर्भ में थेल्स साहब ने आवेश नाम दिया था। वह 600 BC ईस्वी पूर्व की बात करते हैं। तो इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अंतर्गत दो चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा होता है विद्युत विभव एवं धारिता। तो हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को समझा देते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं चार्ज होता क्या है। क्योंकि चार्ज दो होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की दिशाओं में निकलते हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल रहे हैं? बाहर की दिशाओं में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर की दिशाओं में निकलते हैं और निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अंदर के दिशाओं में प्रवेश करते हैं। कहां प्रवेश करते हैं बाबू? अंदर की दिशाओं में प्रवेश करते हैं। यानी कहने का सेंस यह है कि विद्युत क्षेत्र जो होते हैं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश कर जाते हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं जो होती है यह धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में प्रवेश हो जाती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं कभी सतत मार्ग में टूटती नहीं है। उसका जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल के देख रहे हैं। यहाँ पे आपको ये रड है, यहाँ पे देखने को बाद पता लगता है ये कोई रड है और एक कोई सिल्क क्लॉथ है। सिल्क क्लॉथ के मतलब होता है कपड़ा है। क्लियर हो गया? और रड पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बाबू? पॉजिटिव चार्ज है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन सिल्क क्लॉथ कप वाले कपड़े पर एक कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे एक काम करते हैं कि इस रड पर सिल्क के कपड़े को रगड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? रगड़ देते हैं, यानी स्पर्श करा देते हैं, रगड़ देते हैं। तो रगड़ने के बाद क्या होता है? रगड़ने के बाद क्या होता है? देखिए यहाँ पे दिया गया है, रगड़ने के बाद क्या होता है? ये रगड़ने के बाद क्या होता है? इसको जब आपस में रगड़ दिए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है हाथ से पकड़कर, ये आपको ग्लास रड है और ये आपको है सिल्क क्लॉथ है, और सिल्क क्लॉथ को लेकर किसी ग्लास रड पर रगड़ दिए, यानी रॉबिंग कर दिए। तो रॉबिंग करने के बाद क्या होता है कि आपका जो ग्लास रड है उस पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाएगा
और जो सिल्क कपड़े है उस पर निगेटिव नेचर का चार्ज आ जाता है, और यही कॉन्सेप्ट आपका आवेश कहलाता है, यानी आवेशन कहलाता है। आवेशन में क्या होता है, किसी दो पदार्थ को लिया जाता है और दोनों पदार्थ को लेने के बाद दोनों को आपस में स्पर्श करा दिया जाता है, रॉबिंग करा दिया जाता है। तो रॉबिंग करने के बाद यह होता है कि ग्लास की छड़ पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाता है और सिल्क कपड़े पर निगेटिव नेचर का चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक आवेशन। यहाँ से आपको फिजिक्स स्टार्ट होता है, धमाकेदार एंट्री करने वाला है फिजिक्स का। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो आप लोग को घर पर भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेरे वीडियो को देखने के बाद यहीं से यहीं सीख जाइएगा, बशर्ते कब लास्ट तक बने रहिएगा तब। अब देखिए अगला पॉइंट है आवेशन। आवेशन को बोलते हैं चार्जिंग या चार्ज, चार्जिंग भी बोलते हैं, यहाँ पे चार्जिंग या चार्ज के नाम से जानते हैं। अब देखिए आवेशन होता क्या है, जो कि आप लोग को अभी हम समझाए थे, जो एग्जाम्पल लिए थे वो आवेशन का ही था। अब देखिए आवेशन क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। यानी कहने का सेंस यह है, कोई दो वस्तु लेते हैं और उस दो वस्तु को आपस में रॉबिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, रॉबिंग कर देते हैं, यानी रगड़ देते हैं। तो रगड़ देने के बाद क्या होता है, उसका पहला का जो इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। जैसे सिंपल से वर्ड में समझिए, आप लोग को बचपन के पलों में एक खेल में खेले होंगे। बचपन के पलों में हम क्या करते थे, एक स्केल लेते थे और इसके माथे में रॉबिंग करते थे। क्या करते थे बाबू, माथे में रॉबिंग करते थे। तो रॉबिंग करने के बाद क्या होता था, आपका स्केल कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता था, और कागज के टुकड़ा छोटे छोटे लेते थे और उस कागज के टुकड़े के पास स्केल को ले जाकर रखते थे या पेन को ले जाकर रखते थे। तो कागज के टुकड़ा जो होता है स्केल के अंदर चिपक जाता है, यानी आपका जो स्केल या पेन होता है कुछ पलों के लिए चार्ज हो जाता है, और उसी को बोलते हैं आवेश बोला जाता है। क्लियर हो गया। और आवेशन की बात करते हैं तो आवेशन में कोई दो वस्तुओं को लेते हैं और आपस में रॉबिंग कर देते हैं। तो रॉबिंग करने के बाद क्या होता है कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है, यानी शिफ्ट हो जाता है, तब उसको बोलते हैं आवेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया आवेशन। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सदैव उस वस्तु से निकलते हैं जिसका कार्यफलन कम होता है, यानी जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं। क्लियर हो गया। कहने का सेंस यह है कि कोई भी पदार्थ है या कोई वस्तु है, उसको रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेगा, लेकिन उसका जो वर्क फंक्शन होगा ये क्या होगा बाबू, कम होगा, यानी कार्यफलन कम होगा। अगला पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर के दिशाओं में निकलते हैं तो इसका द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। कहने का सेंस यह है कि मान लेते हैं हमारे पास 500 रुपया है और 500 रुपये में से किसी को 200 रुपये को हम दे देते हैं, तो हमारे पास 200 रुपये की क्या रहेगा, कमी रहेगा। यहाँ पर भी वही बात है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर की दिशाओं में निकलते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और मास ऑफ द्रव्यमान के वैल्यू होता है वो 9.1 गुणे 10 के पावर 27 kg होता है। अगला टॉपिक्स की बात करते हैं। अब देखिए आवेश की बात करते हैं। आवेश क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब देखिए आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, आवेश बोला जाता है। आवेश जो होता है किसी भी वस्तु का गुण होता है, यानी किसी वस्तु का प्रॉपर्टीज होता है जिसमें अट्रैक्शन तथा रिपल्शन फोर्स का स्टडी किया जाता है, और उसी स्टडी को हम चार्ज के नाम से जानते हैं। यानी आवेश किसी वस्तु का गुण होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे भी कोई गुण होता है, जैसे मान लेते हैं हम टीचिंग फील्ड में है तो हमारा एक पढ़ाना की गुण है। उसी तरह कोई बिजनेसमैन वाला है तो बिजनेस करना भी उसका गुण है। उसी तरह यहाँ पे आवेश का एक अपना कैरेक्टर होता है जिसके कारण कोई वस्तु का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखे आवेश किसी वस्तु का वह गुण
गुण होता है जिसके कारण आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए आकर्षण, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल की बात करते हैं। जैसे चार्ज दो तरीके के होते हैं, एगो प्लस चार्ज होता है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज मान लिया, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज मान लिए, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज मान लिए, यहाँ पे माइनस चार्ज मान लिए, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस चार्ज मान लिए। तो देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है ना। तो देखिए प्लस प्लस जो होते हैं एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, कभी पास में रहने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो लोग जब एक दूसरे के कट्टर रहेंगे तो पास में कभी रहने का प्रयास नहीं करते हैं। तो प्लस प्लस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर के तरफ, ठीक है, ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर के तरफ। तो देखिए दोनों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। कौन सा दिशा में बल लग रहा है? विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अगर विपरीत दिशा में बल लगेगा तो इसको बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बोलेंगे बाबू? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल बोलेंगे? प्रतिकर्षण बल। क्लियर हो गया। अब देखिए ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों आपका समान है। तो दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? आप लोग जवाब दीजिए जल्दी। यानी दो, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, आपका समान को चार्ज है, दो समान चार्ज है, यानी दो समान आवेश है। तो दो समान आवेशों के बीच जो बल लगता है कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस की बात करते हैं। तब प्लस और माइनस जो होते हैं एक दूसरे के करीबी मित्र होते हैं, यानी दोस्त होते हैं। और दोस्त लोग कभी भी एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, और प्यार मोहब्बत करते हैं तो एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। तो इसके मध्य जो बल लगेगा, इसके बीच जो बल लगे, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो गया। कौन सा बल लगेगा बाबू? आकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो गया। यानी दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच, ए प्लस है तो ए माइनस है, ये विपरीत प्रकृति के आवेश है तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो गया। अगर प्रतिकर्षण बल की बात करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव नेचर का चार्ज है, ए भी निगेटिव नेचर का चार्ज है, तो दोनों चार्ज आपका विपरीत नेचर का है। तो दो विपरीत आवेशों का, जब दो विपरीत प्रकृति का आवेश है, तो विपरीत प्रकृति का आवेश बताए थे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कभी पास में रहने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर के तरफ और ये चार्ज फोर्स लगाएगा इधर के तरफ, इधर के तरफ। तो देखिए यहाँ पे दोनों फोर्स लगा रहा है एक दूसरे का ऑपोजिट। क्या कहाँ लगा रहा है? एक दूसरे का ऑपोजिट। तो इसके मध्य में जो बल लगेगा, ये कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। यानी कहने का सेंस यह है कि दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करते हैं। ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, तो इसके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल। लेकिन दो विपरीत, विपरीत के मतलब एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस, इसके मध्य कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आवेश को छोटा क्यू या बड़ा क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी डाटा होता है उसको कुछ ना कुछ डाटा एनालिसिस के द्वारा निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो जो आवेश होता है या तो कैपिटल क्यू नहीं तो स्मॉल क्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। ये जो आवेश जो होता है अदिश राशि होता है। अदिश राशि इसलिए होता है जिसमें इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। और जिस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा तो वो जो राशि होता है अदिश राशि होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आवेश का व्युत्क्रम मात्र, आवेश जो होता है ये व्युत्क्रम राशि होता है। आवेश कौन सी राशि होता है बाबू? व्युत्क्रम राशि होता है। अब व्युत्क्रम राशि क्या होता है? किसी अन्य राशि पर निर्भर रहता है। व्युत्क्रम राशि क्या होता है? किसी अन्य राशि पर निर्भर रहता है, तब उस राशि को व्युत्क्रम राशि बोलते हैं। मूल राशि जो होता है खुद अपने आप पर निर्भर करता है। अब व्युत्क्रम राशि जो होता है मतलब यहाँ पे दूसरे राशि पर निर्भर करता है। तो यह दूसरे राशि पर, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बाबू? IT होता है। ये फॉर्मूला जानते होंगे। तो I किस पर निर्भर है? समय पर निर्भर है। तो ये आपको व्युत्क्रम राशि हुआ, व्युत्क्रम राशि हुआ। ठीक है, व्युत्क्रम राशि हुआ। अगला टॉपिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे आवेश जो होता है, आवेश को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यानी देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी जो आवेश जो होता है दो तरीके के होते हैं।
एक जो होता है धनात्मक आवेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरी की बात करते हैं या ऋणात्मक आवेश होता है। अगर बात करते हैं धनात्मक आवेश की, तो धनात्मक आवेश क्या होता है, उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके धनात्मक आवेश क्या होता है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या आती है, कमी आती है। यानी धनात्मक आवेश में इलेक्ट्रॉन जब बाहर की दिशाओं में निकलेंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, उसके द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, तरफ आते हैं, तो उसके द्रव्यमान में क्या आती है, वृद्धि आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर की दिशाओं में निकलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बाहर की दिशाओं में, यहाँ पे दिख रहा है फिगर, निकलते हैं। अगर माइनस चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो उसमें क्या आती है, कमी आती है। जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? धनात्मक आवेश क्या होता है, किसी भी वस्तु के सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाना ही कौन सा आवेश कहलाता है, धनात्मक आवेश कहलाता है। अगर कोई पूछेगा कि धनात्मक आवेश क्या होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी आएगा, और जब कमी आएगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, और जब अधिक होगी तो उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए आवेश के गुण की बात करते हैं, आवेश के कुछ गुण सीख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आवेश क्या होता है, अभी बताए थे समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, जो अभी बताए थे फिगर में। समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल, प्रतिकर्षण है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल, आकर्षण बल कार्य करता है। अगला टॉपिक्स देखिए, यहां बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, इस पर 6 कूलाम का चार्ज है। कितना कूलाम का चार्ज है, 6 कूलाम का चार्ज है। तो ये बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। अगर मान लेते हैं कोई भी वस्तु होगा, उसका कुछ द्रव्यमान जब नहीं होगा तो उस पर चार्ज थोड़ी होगा। जैसे कोई चालक तार है यानी केबल है, उसके अंदर कोई वेटे नहीं होगा तो उसके अंदर चार्ज कहाँ रुकेगा, और जब चार्ज नहीं रुकेगा, जब चार्ज नहीं होता है यानी बिना द्रव्यमान के चार्ज संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। अगर कोई वस्तु है उस पर द्रव्यमान है तो आवेश संभव है, द्रव्यमान है तो आवेश संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। क्योंकि हवा में आपका चार्ज थोड़ी रुकेगा, किसी ना किसी कंडक्टर ऑफ वायर के अंदर रुकेगा। तो बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है आवेश का मान गति या वेग पर निर्भर नहीं करता है, यथार्थ गति करने से आवेश का द्रव्यमान में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, इसका आवेश है 6 कूलाम का चार्ज है। कितना कूलाम का चार्ज है, 6 कूलाम का चार्ज है। इसको गति कराकर यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे क्या चार्ज बढ़ जाएगा, 6 कूलाम का चार्ज है यहाँ पे, इसको यहाँ पर लाकर यानी दिल्ली में ले जाकर, यहाँ पे बिहार में मान लेते हैं 6 कूलाम का चार्ज है, कोई चालक तार है और इस चालक तार को ले जाकर दिल्ली में रख दिए तो क्या 12 कूलाम हो जाएगा, आवेश में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे भी 6 कूलाम है तो यहाँ पर भी कितना कूलाम का चार्ज रहेगा, 6 कूलाम का ही चार्ज रहेगा। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम चौथा। देखिए यहाँ पे आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो नष्ट किया जाता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जाता है। आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। यानी कहने का सेंस यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो नष्ट किया जाता है, लेकिन
एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है बाबू? स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी एक एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आवेश को जैसे देखते हैं यहाँ पे हाथ को दो वस्तुएं हैं और दो वस्तुओं को आपस में रॉबिंग कर रहे हैं, तो देखिए आवेश कुछ पलों के लिए उत्पन्न हो गया। ऐसे हाथ को रॉबिंग करेंगे तो कुछ पलों के लिए आपका चार्ज उत्पन्न हो गया, हाथ को हटा देंगे तो चार्ज क्या हो गया? समाप्त हो गया। यानी कहने का सेंस यह है कि चार्ज को न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो नष्ट किया जाता है, लेकिन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में बदला जाता है। क्लियर हो गया? तब उस सिद्धांत को बोलते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। कौन सा सिद्धांत? संरक्षण का सिद्धांत। इसमें आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, तो इसमें आपका 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है। अगला कोई यहाँ पे वस्तु है, इसका 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 12 प्रोटॉन है। अब देखिए यहाँ पे कोई वस्तु है, पहला वस्तु है और सेकंड वस्तु है। इस वस्तु में 14 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 14 प्रोटॉन है। इस वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 प्रोटॉन है, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 प्रोटॉन है। और इसको आपस में रॉबिंग कर देते हैं, यानी आपस में स्पर्श करा देते हैं, यानी इसको रगड़ देते हैं, यानी रॉबिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन पहला से पदार्थ, ये फर्स्ट सबस्टांस से, ये सेकंड है, तो पहला से सबस्टांस 2 इलेक्ट्रॉन आकर इसके अंदर क्या हो जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे बाबू? प्रवेश कर जाएंगे। जब प्रवेश कर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको उदासीन है, अभी तो क्या है? उदासीन है, बराबर है। ये भी क्या है? उदासीन है, उदासीन है। लेकिन इसके अंदर जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 14 इलेक्ट्रॉन था, तो 14 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 प्रोटॉन। क्लियर हो गया? अब देखिए, और यहाँ पे प्रवेश कर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो 12 पहले से था तो 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। अब इसको जोड़िए तो बाबू, यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा, 26 इलेक्ट्रॉन। इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 26 प्रोटॉन। अब देखिए दोनों वस्तुओं को जब आपस में रॉबिंग किए तो क्या कोई अंतर हुआ? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना संख्या में क्या आ रहा है? प्रोटॉन आ रहा है। यानी कहने का सेंस यह है कि दो वस्तुओं को जब भी हम आपस में रॉबिंग करेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जितना संख्या में प्रोटॉन होगा उतना संख्या में इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कहने का सेंस यह है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर सकते हैं। आवेश का संरक्षण कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना संख्या में इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना संख्या में प्रोटॉन आ रहा है। यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उसमें कोई प्रकार का अंतर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट की बात करते हैं। अब देखिए आवेश के कुछ मात्रक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा के आप लोग सूत्र जानते होंगे बाबू, Q बराबर क्या होता है बाबू? IT होता है। इतना बात जानते होंगे। अब यहाँ पे Q बराबर IT होता है, जो Q के आवेश बोलते हैं, I को धारा बोलते हैं, T को समय बोला जाता है। अगर ये सही मात्रा की बात करते हैं तो I विद्युत धारा होता है एम्पियर, और समय के यूनिट क्या होता है बाबू? सेकेंड होता है। और एम्पियर सेकेंड जो होता है एक कूलम के बराबर होता है। तो यहां से आपका 2 यूनिट निकल गया, एम्पियर सेकेंड और क्या? कूलम। तो आवेश के मात्रक, पहला मात्रक एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। याद करके रखिएगा बाबू, आवेश का पहला मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। और दूसरा मात्रक की बात करते हैं तो कूलम। तीसरा ESU होता है, ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। और चौथा की बात करते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो होता है एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है बाबू? साइंटिस्ट का नाम है, जो आवेश के संबंध में कुछ पॉइंट लिखे थे और उन्हीं के संदर्भ में इसका यूनिट पड़ा बाबू, फ्रैंकलिन। अगला यूनिट होता है EMU। EMU के मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट, इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट। और इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट अगला होता है फैराड। अब यहाँ पे देखिए आवेश का कितना मात्रक आप लोग देखे? 6 देखे। कितना देखे बाबू? 6 देखे।
और इन 6 यूनिट में से कुछ यूनिट बड़े होते हैं तो कुछ यूनिट क्या होते हैं वो छोटे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बनिए। फिजिक्स को इस हिसाब से मैं सिखा दूंगा कि आप लोग को फिजिक्स की राह जो होगी काफी आसान दिखने लगेगी कोई भी व्यक्ति को। अब देखिए 6 यूनिट बताए, इन सारे यूनिटों में से जो यहाँ पे एम्पियर सेकेंड और कूलम होता है ये SI मात्रक होता है। ये SI मात्रक यानी MKS यूनिट होता है। कौन सा यूनिट होता है बाबू? MKS यूनिट होता है। ESU और फ्रैंकलिन जो होता है ये CGS यूनिट होता है। CGS यूनिट होता है। CGS यूनिट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और फेराड जो होता है अदर यूनिट होता है। जिस तरीके से मान लेते हैं भाई में भी कुछ भाई छोटे होते हैं तो कुछ भाई क्या होते हैं बड़े होते हैं, उस तरीके से यूनिट में भी कुछ यूनिट बड़े होते हैं तो कुछ यूनिट छोटे होते हैं। तो आवेश के सबसे बड़ा यूनिट की बात करते हैं तो आवेश के सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? फेराड होता है। और एक फेराड का वैल्यू जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। और जब बड़ा हो गया तो छोटा भी तो होगा, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है? वो ESU होता है। और एक ESU का वैल्यू जो होता है याद करके रखिएगा 1/3 × 10⁹ कूलम होता है। यानी एक ESU का वैल्यू जो होता है 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर होता है। 109 मत लिखिएगा बाबू, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 3 × 10⁹ लिखिएगा। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट की बात करते हैं। वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है, वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होता है मूल आवेश कहलाता है। यानी एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है? जो स्टेबल होते हैं, जो आवेश स्टेबल होता है उसको एलिमेंट्री चार्ज के नाम से जानते हैं। जैसे वह न्यूनतम आवेश जो अस्थाई होते हैं मूल आवेश कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश मूल आवेश कहलाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं वो मूल आवेश कहलाते हैं। और मूल आवेश का वैल्यू जो होता है देखिए यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मूल आवेश यानी एलिमेंट्री चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश की खोज मिलिकन ने किया था। यानी जो आवेश होता है, चार्ज का खोज जो होता है सर्वप्रथम मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। मिलिकन। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट की बात करते हैं। देखिए दुनिया में कोई भी वस्तु होता है वो कोई वस्तु होता है किसी पदार्थ का बना होता है, किसी न किसी पदार्थ का बना होता है। और पदार्थ जो होते हैं बाबू, जो पदार्थ जो होते हैं यह अणु से बने होते हैं। और अणु जो होते हैं परमाणु से बने होते हैं। और परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये कोई नहीं बताएगा। कोई से पूछ दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कैसे बना होता है, एक प्रोटॉन कैसे बना होता है, तो कोई नहीं बताएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि आप लोग को इस लेक्चर्स में हम समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बाबू? क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वार्क होते हैं एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं क्लास 12 स्तर पर। एक जो होता है ऑफ क्वार्क होता है। जो ऑफ क्वार्क का जो वैल्यू होता है यहाँ पे 2e/3 होता है, यानी प्लस 2e/3। और दूसरा जो होता है डाउन क्वार्क होता है, यानी दूसरा जो डाउन क्वार्क होता है इसका वैल्यू जो होता है -e/3। अगर आप लोग कहीं भी पढ़ते होंगे, कोई से पूछ दीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन कितने ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क से कनेक्ट करने से बनता है, कि एक प्रोटॉन कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन का निर्माण कैसे होता है, एक न्यूट्रॉन कैसे बनता है, तो उसका जवाब नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, एक प्रोटॉन कैसे बनता है, एक न्यूट्रॉन कैसे बनता है, कितने ऑफ क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क को कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बनता है, और कितने डाउन क्वार्क और कितने ऑफ क्वार्क कनेक्ट करते हैं तो एक प्रोटॉन बनता है, और कितने एक डाउन क्वार्क और कितने ऑफ क्वार्क को कनेक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनता है। आज हम आप लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को बनने का तरीका सिखाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, एक प्रोटॉन कैसे बनेगा, एक न्यूट्रॉन कैसे बनेगा। लेकिन आप लोग इससे पहले ऑफ क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में सीख लिए कि यहाँ पे ऑफ क्वार्क कहेगा तो यहाँ पे 2e/3 होगा, और डाउन क्वार्क कहेगा तो यहाँ पे -e/3 होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउन क्वार्क -e/3 -e/3 -e/3। देखिए 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ने के बाद
एक इलेक्ट्रॉन बनता है। इसको जोड़ेंगे तो -3e/3, क्योंकि लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -e बचेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बनता है। यानी 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर से, हम तो 6 प्रकार के देखते हैं लेकिन आपका 12th में 6 टाइप का नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे 2e/3 प्लस यहाँ पे 2e/3 और -e/3। अब यहाँ पे क्या किए हैं, 2 गो जो है आपका अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है। यानी एक प्रोटॉन बनाने के लिए 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो आपका एक प्रोटॉन बनेगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे 4e/3 और माइनस यहाँ पे e/3, इसको लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे लघुत्तम 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4e में से 1 इनको घटाएंगे तो यहाँ पे 3e हो जाएगा, 3e हो जाएगा। ये प्रोटॉन के फॉर्म में है, प्रोटॉन के फॉर्म में है। p लिख देंगे, p 3 से 3 कटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। यानी एक प्रोटॉन को बनाने के लिए, एक प्रोटॉन को बनाने के लिए 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को हम जोड़ेंगे तो एक प्रोटॉन का निर्माण होगा। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अप क्वार्क यहाँ पे 2e/3 और -e/3 और -e/3। तो यहाँ पे देखिए प्लस 2e/3 और माइनस यहाँ पे e को जोड़ेंगे तो -2e/3 और घटाएंगे तो e के पावर क्या, 0। तो यानी किसी भी क्वांटिटी e के पावर 0 के मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कौन सा चार्ज है, यह न्यूट्रॉन है। कौन सा है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक जो होता है अप क्वार्क और 2 गो डाउन क्वार्क को जोड़ते हैं तो एक न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। यहां तक कोई दिक्कत, यानी कहने का सेंस यह है कि एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। अगर एक प्रोटॉन बनाने की बात करते हैं तो 2 गो अप क्वार्क और 1 गो डाउन क्वार्क को हम जोड़ेंगे तो एक प्रोटॉन बनेगा। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क को जोड़ेंगे तो एक न्यूट्रॉन का निर्माण होगा। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना में हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने का तरीका आप लोग को सिखा चुके हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन 3 गो डाउन क्वार्क जोड़ दीजिए, 3 गो डाउन क्वार्क को जोड़ दीजिए तो -3e/3 कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन 3 गो डाउन क्वार्क को कनेक्ट करने से बन गया। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना में आ जाएगा। एक प्रोटॉन बनाना है तो देखिए 2e/3 प्लस 2e/3 और माइनस यहाँ पे e/3। यहाँ पे 2 गो अप क्वार्क लिए हैं, एक डाउन क्वार्क लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4e/3 और माइनस e/3। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3e/ क्या, प्रोटॉन के फॉर्म में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो EP, ई माने प्रोटॉन। एक प्रोटॉन को बनाने के लिए 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को कनेक्ट किया जाता है। और न्यूट्रॉन को बनाने के लिए प्लस 2e/3 और माइनस e/3 और माइनस e/3 प्लस 2e/3 और माइनस 2e/3। इसको घटाएंगे तो e के पावर क्या आ जाएगा, 0। यानी न्यूट्रल आ गया, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये इस न्यूट्रल जब आ गया इस पर कोई चार्ज नहीं है तो एक न्यूट्रॉन बन गया। क्या बन गया, एक न्यूट्रॉन बन गया। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव नेचर का चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो प्लस में आ गया। सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो यहाँ पर P लिख दिया है EP। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो E पावर 0। क्लियर हो गया।
मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हम लोग तो सीख गए। आज के लेक्चर्स में इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लासेस में आप लोग को आवेश स्टार्ट कर दिया, इसके आगे वाला टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।